नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। रीमा पराशर मेरे साथ हैं और दरअसल हम दोनों यहां पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप सबके मन में जो सवाल हैं वो हम वित्त मंत्री के सामने रख सकें। अरुण जेटली हमारे साथ हैं। सर, बैंक आखिरकार खुल गए, आशंकाएं इतनी सारी थी, सही था ये सरकार का फैसला कि एक दिन बंद रहे, पैनिक थोड़ा सा सबसाइड किया, लेकिन आज भी लाइनें लंबी ही लगी। स्वाभाविक है, स्वाभाविक इसलिए है कि इस देश की जनसंख्या भी काफ़ी है और बहुत बड़ी जनसंख्या है जिनके पास हाई डिनोमिनेशन नोट्स होंगे, और इसलिए जाकर उसको बैंक के अंदर जमा करवाना या उसको एक्सचेंज करना ये कोई सीक्रेट नहीं था, इसकी संभावना थी। मैं केवल इतना कहूँगा कि कुछ दिन के लिए ये दबाव और प्रेशर रहेगा, किसी भी इस तरह की ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ में रहेगा जब आप इस देश की 86% करेंसी को रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यू में, और उस 86 का जो साइज है, जब 1978 के अंदर हाई डिनोमिनेशनल नोट्स डिमोनेटाइज हुए थे तो टोटल हाई डिनोमिनेशनल करेंसी बाजार में 80 करोड़ रुपए की थी। आज जो हाई डिनोमिनेशनल करेंसी है वो 14 लाख करोड़ की है। तो इसलिए दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर आप समझ सकते हैं। जितने देश, दुनिया के विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां जीडीपी का 4% करेंसी के शेप में होता है, हमारे यहाँ 12% है। और इसलिए इतना बड़ा ऑपरेशन आपको करना है, उसको सीक्रेट रखना था, स्वाभाविक था, नहीं तो हवाला शुरू हो जाता, एक्सचेंज शुरू हो जाता पहले, और उसके बाद बिना किसी बड़ी घटना के इसको धीरे धीरे हम स्मूदर आउट कर लें। अब उसकी जो रिप्लेसमेंट करेंसी आएगी वो देश के 1.25 लाख बैंकों तक पहुंचाना, लाखों डाकघरों तक पहुंचाना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स तक पहुंचाना, उसको पर्याप्त मात्रा में रिप्लेसमेंट करेंसी को वहां पहुंचाना। ये भी होगा कि कई स्थानों पर खत्म हो गई, फिर उसको रिजर्व बैंक रिप्लेनिश करेगा, उसको दोबारा डालेगा। ये छोटी घटनाएं, बड़ी घटनाएं इस तरह की होती रहेंगी, लेकिन 2 से 3 सप्ताह में हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करेंसी इस ऑपरेशन के दौरान देश भर में भेज पाएंगे। लाइनें 2 से 3 सप्ताह और मुझे लगता है कुछ समय तक लगेंगी, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को भी चाहिए। 30 दिसंबर तक आपको बैंकों के सामने टाइम है, और 30 दिसंबर के बाद आपको रिजर्व बैंक में 31 मार्च तक आप जा सकते हैं जी। और दूसरा, इसके साथ साथ ये आवश्यक नहीं है कि जिन व्यक्ति को जरूरी है वो एक्सचेंज करें, नहीं तो सारा कैश जो है अपने अकाउंट के अंदर डाल दें और आवश्यकता के अनुसार उसको खर्च करते रहें। लेकिन अरुण जी, लाइनों की बात तो हम कर रहे हैं, जो पैनिक सिचुएशन जिसकी आप बात करें कि नहीं पैनिक में आना चाहिए, पैनिक उन लोगों को हो रहा है जिनके घर में शादी थी। बहुत सारी कॉल्स आपके पास भी आई होंगी, बहुत सारे लोग जिनके घर में आज शादी है, कल शादी है, या इस महीने के आखिर में शादी है, वो पैनिक में आ गए। देखिए, इस देश में कारण ढूंढ लेना कि ब्लैक मनी चले, बहुत क्षमता है। अरे किसान के लिए कर दो, हिंदू मंदिरों में क्या होगा, गुरुद्वारे में क्या होगा, वो तो भगवान का घर है, उनको तो कैश चलने दो। अब कोई आवश्यक नहीं है कि शादी जैसा पुण्य का काम हम ब्लैक मनी में ही करें, या मंदिरों का कहें कि बहुत भगवान का काम है इसलिए हमें बैंक अकाउंट में नहीं डालना। लेकिन ज्यादातर लोग कैश लेते हैं, जितना भी, और इसी आदत को बदलना है। स्वाभाविक है कि इसी आदत को बदलना है, इसलिए निर्णय ये करना है कि ये देश केवल ब्लैक मनी के आधार पर चलेगा, और क्योंकि हमारा स्वभाव ब्लैक मनी का है, क्योंकि हम केवल उसी में खर्चते हैं, तो इसलिए चलने दो। अब कई सरकारें आई जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल इसमें के अंदर कर दिया। ये सरकार का ये स्वभाव नहीं है, और हम लोग एक जो स्पेंडिंग हैबिट है लोगों की, उसको बदलने का। अब आप शगुन कैश में देते हैं, लेकिन ये किसी धर्म या शास्त्र में लिखा है कि कैश में देंगे, आप चेक में भी दे सकते हैं। इसलिए यही माइंडसेट आपको अपना सोचने का बदलना है, और मुझे लगता है थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन एक बार ईमानदारी से जीना हम सीख लेंगे तो उसका सुख ज्यादा मिलेगा। लेकिन देखिए ना, जो ज्यादातर लोग हैं तारीफ बहुत कर रहे हैं, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे लोग, चाय बनाने वाले, वो बोल रहे हैं कि तकलीफ हो रही है अभी, लेकिन हम कर लेंगे क्योंकि देश के लिए चाहिए। लेकिन देश के लिए जरूरत है, साथ में दूसरी समस्या क्या हो जाती है, सरकार ने कहा है कि जो पेट्रोल पंप हैं वो 500,000 लें, अस्पतालों में चले, नहीं ले रहे हैं। जो खासकर जो गरीब हैं जा रहे हैं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास, रोज सर हम लोग को सुलझाना पड़ जा रहा है कि वो बोलते हैं मीडिया वाले आप मदद कर दीजिए, हम करते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मैं भी एक प्रोफेशनल रहा हूं और मैंने ज्यादा समय एक प्रोफेशनल की हैसियत में काटा है।
ये अब समय आ गया है, जितने प्रोफेशनल्स हैं इस देश में, चाहे वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अन्य हैं, वो भी अपना चार्ज करने का स्वभाव नई व्यवस्था के अनुकूल कर ले। ये कहीं आवश्यक नहीं है कि मैं अगर डॉक्टर हूं तो मैं केवल कैश में ही रहूंगा। प्रोफेशनल्स में टैक्स इवेजन होता है। इस साल के बजट में मैंने जो टैक्सेशन सिस्टम प्रोफेशनल्स का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का निकाला है, वो इसी स्वभाव से निकाला था कि उनको सरलता और सहयोग हो जाए, ताकि उनका भी टैक्सेशन के अनुकूल अपना स्वभाव और आदत और उनकी एथिक्स भी उस हिसाब से बदले। अरुण जी, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात आ रही है सामने, जो कल कांग्रेस ने एलिगेशन लगाए, पहले दिन भर कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन चिदम्बरम ने कहा कि 2000 के नोट तो एक सस्पेंस की तरह हैं। 1978 का हवाला देते हुए उन्होंने बात की। हैं कांग्रेस के लोग कि पिछले 70 साल में से अधिकतर पीरियड उन्होंने इस देश में राज किया। आप प्रश्न पूछ रहे हैं दोनों, मैं आप दोनों से एक पूछता हूं कि एक कदम उठा दीजिए, किसी कांग्रेस की सरकार ने आज तक उठाया हो ब्लैक मनी के खिलाफ। 3 बार चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री रहे, एक कदम उन्होंने ब्लैक मनी के खिलाफ उठाया हो। 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, एक कदम आपको याद नहीं होगा जो काले धन के खिलाफ उठाया। क्या वो कॉलमिस्ट हैं सिर्फ कि मैं कुछ करूंगा नहीं, दूसरे करेंगे तो उससे कॉलम में टिप्पणी लिखूंगा? स्वभाव ये है कि इस देश के अंदर जब पहले नोट छपते थे, उसके बाद मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बढ़ी है, और इसलिए एक्सपेंडिचर में भी सहूलियत होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने, जिसका कानून में अधिकार है इसका सुझाव देने का, रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया था 1.5 साल पहले कि हमें अब 5000 और 10,000 रुपए के नोट्स की आवश्यकता है स्पेंडिंग की वजह से। सरकार ने उस सुझाव को नहीं स्वीकार किया था और रिजर्व बैंक को कहा कि इस पर पुनः आप विचार कीजिए। और ये जो 500 और 1000 के एक रिप्लेसमेंट करेंसी आनी थी, उसका रिजर्व बैंक के पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिज़ाइन बनाते हैं। उन्होंने अपना डिज़ाइन बनाया और इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से उनका जो सुझाव था वो 500 और 2000 के वैकल्पिक नोटों का था, जो उन्होंने दिया, जो सरकार ने फिर स्वीकार किया और जिसकी की छपाई पिछले कई दिनों से चल रही है। इसलिए केवल ये टिप्पणी करना, मैंने तो कुछ किया नहीं देश के लिए, लेकिन आपने 500 का क्यों किया, 800 का कर देते, 400 का कर देते। क्या कांग्रेस में इतना खोखलापन हो गया है कि केवल इसी, अच्छा शादी में शगुन कैसे दिया जाएगा? अरे ये कहाँ लिखा है? मैंने पहले भी आपको कहा कि काले धन से ही शगुन देना है, व्हाइट मनी में भी आप दे सकते हैं। लेकिन ये 500, 1000 के नोट, बड़े नोट काला धन लोग जमा कर रखते हैं, तो उसे डिसकंटिन्यू किया गया। 500 दोबारा आया, 2000 का नोट आया, लोग आज एटीएम से कुछ लोगों ने निकाला भी, 1000 का नोट भी दोबारा आएगा। तो इसमें क्या अलग होगा कि इसकी होर्डिंग नहीं हो सकती है? इसे देखिए, आप ऐसा है, आप इसमें 2-3 कारण आप समझिए। ये सरकार केवल एक ये कदम नहीं उठा रही। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस की किसी सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया। मैं उतनी ही जोर से कह रहा हूं कि पिछले 2.5 साल में देखिए, पहला कदम था कि हमने जनधन योजना, कि हर हिंदुस्तानी को बैंक अकाउंट से जोड़ दो, उसमें एक पैटर्न था। दूसरा कदम था जिनका विदेशों में पैसा है, जो बिग फिश हैं, उनको अवसर दो कि डिस्क्लोजर करें। जो नहीं करेंगे, HSBC, लिंचनस्टाइन, उनके खिलाफ फौजदारी केस चल रहे हैं। अगला कदम था कि बेनामी संपत्तियों को रद्द कर दो, वो कानून बनाया। उसके बाद देश के अंदर जिन पे काला धन है, IDS योजना में उनको डिस्क्लोजर किया, जिसमें कि लगभग 70,000 करोड़ के करीब आया कि आप डिस्क्लोज कीजिए अपना ब्लैक मनी। आपने सारे के सारे एवेन्यूज एक्सप्लॉइट किए। ये भी कहा गया कि सरकार ब्लैक मनी के बारे में कुछ आवश्यकता से अधिक सख्ती कर रही है। कुछ मुख्यमंत्री, दिल्ली मुख्यमंत्री, वो तो ब्लैक मनी के पक्ष में एकदम खड़े हो गए। जब हमने पैन कार्ड की रिस्ट्रिक्शन की, जब हमने ज्वेलरी के ऊपर एक्साइज लगाया, इन सब के पीछे अगर आप आर्थिक तर्क देखिए तो हम एक दिशा में कर रहे थे, और कोई भी समझदार आदमी होता वो विश्लेषण कर सकता था कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। ये अगला कदम था कि इस देश का स्पेंडिंग का जो स्वभाव है, एक्सपेंडिचर का, उसको हम बदलें और लोगों को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ लेके जाएं। ओवरनाइट नहीं होगा। अब इसके साथ साथ जो GST आएगा, ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम होगा, हर स्टेज कंप्यूटर में कवर्ड होगी ट्रांजैक्शन की, उसमें इवेजन और मुश्किल होगा।
उसके साथ साथ डायरेक्ट टैक्सेस को रैशनलाइज करना और उसकी अपर लिमिट जो है उसको कम करना, ताकि टैक्सेस की संख्या भी जब कम होती है व्यवसाय के ऊपर तो लोग इंसेंटिवाइज फील करें कि मैं टैक्सेस ज्यादा दूं। अब कुछ लोग फिर भी उल्लंघन करेंगे, हम कोई आदर्श दुनिया में नहीं रहते, वी आर नॉट इन एन आइडियल वर्ल्ड, लेकिन इन सब के पीछे, और आज जिस आदमी को बैंक के अंदर जमा करवाना पड़ेगा, छोटे जो निवेशक हैं जिनके पास छोटा अमाउंट है, गृहिणियों के पास है, या लोग स्वाभाविक इस स्वभाव में रखते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने तो छुपा कर रखा था, सब रिवील करना पड़ा होता है। देखिए ऐसा है कि उनके ऊपर कोई छुपा के रखने की बजाय अच्छा है बैंक में रखिए, सुरक्षित भी रहेगा, चोरी भी नहीं होगा, ब्याज भी मिलेगा। बैंक में रखने के तो ज्यादा लाभ है। जो छोटे लोग हैं जो एग्जेम्प्टेड लिमिट्स में हैं, उनको तो कोई इसमें डर नहीं, ना कोई टैक्सेशन है, ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। किसी ने होड़ करके बहुत बड़ी मात्रा में रखा हुआ है तो क्यों ना टैक्स दे। क्या ब्लैक मनी में बड़े नोटों वाली बात अभी भी नहीं समझ में आई है कि देखिए मैं उसमें इसलिए बताता हूँ, लोग कहते हैं कि कोई शायद उसका मटेरियल अगर कोई पॉलीमर, वो गलत है एकदम, वो चिप लगी होगी। पहले ये सवाल है, अब क्या है कि कुछ तर्क नहीं मिला तो बेमतलब, अच्छा कोई कहता है चिप लगी हुई है, कोई कहता है लॉकर्स को डिजिटल कर दिया जाएगा, इस तरह की बेमतलब अफवाहें हैं। मैं इन सब अफवाहों का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। अब जितने हमने सीरीज ऑफ स्टेप्स उठाए हैं, अब ये कहना कि पैन कार्ड दीजिए आप 2 लाख से ऊपर परचेज पे, अब सख्ती तो इसमें है, लेकिन ब्लैक मनी का जनरेशन, ब्लैक मनी का एक्सपेंडिचर जब उस सब पे रोक लग रही है तो भविष्य में जनरेट होगी इसके बाद भी, लेकिन उसकी संभावनाएं और संख्या काफी कम हो जाएगी। लेकिन अरुण जी, आम जनता भी यही जानना चाहती है, जो आप कह रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। इतने सारे कदम उठाए, बजट से पहले ये कदम उठाया गया, तो लोगों को उम्मीद है कि बजट में भी आप कुछ ऐसा कदम उठाने वाले हैं। ऐसा है कि मैंने आपको एक कहा कि कोई भी अगर सीरियस एनालिसिस होता कि प्रधानमंत्री जी का या वित्त मंत्रालय का जो एक एक कार्रवाई हम कर रहे हैं, हमने लोगों को बैंकों के साथ क्यों जोड़ा। सबसे पहला कदम वो किया, दूसरा कदम डिस्क्लोज करो, तीसरा कदम नहीं करोगे तो सख्ती होगी, बेनामी ट्रांजैक्शंस रद्द होंगे। धीरे धीरे हम कैशलेस, हमने जितने लोगों ने जनधन कार्ड किया जो गरीब थे, जिनके पास जीरो बैलेंस था, हमने जनधन योजना के तहत उनको भी डेबिट कार्ड दिया ताकि कार्ड इस्तेमाल करने का उनका स्वभाव आए। ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसके अब लोग कहते हैं कि भाई किसान का स्वभाव बैंक में पैसा रखने का नहीं है। अब किसान पे इनकम टैक्स नहीं लगता और नहीं लगेगा, तो बेहतर है वो बैंक में लगे रखे। घर में पोटली में बांध के झोपड़ी में रखेगा तो उसमें तो चोरी की संभावना भी है। क्या आने वाले दिनों में 100 और 50 के नोट के बारे में भी आप ऐसा सोच रहे हैं? ऐसी कोई सरकार के सामने सुझाव नहीं है। ये छोटी करेंसी की आवश्यकता रहती है, छोटे लोगों की ट्रांजैक्शन की, वो चलती रहेगी, ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन जनरली वर्ल्ड में ज्यादातर कंट्रीज में हम देखते हैं कि जो बड़े डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं वो कम होते हैं दूसरे की वो अपेक्षा। इसलिए होता है कि उन डेवलप्ड कंट्रीज का क्रेडिट कार्ड और डिजिटल इकोनॉमी का बहुत बड़ा स्वभाव बन गया है। और अब आप देखिए कितनी कन्वीनियंस हो गई। पहले हम बिजली का बिल देने जाते थे, टेलीफोन का बिल देने जाते थे, क्यू में लगते थे। आज आपके पास पेमेंट गेट्सवे बन गए, स्वाभाविक रूप से आपके बैंक अकाउंट में से अपने आप पैसा वहां चले जाता है। धीरे धीरे इस देश के अंदर भी इस तरह की सुविधा रखना, और ये सुविधा तब आएगी जब लोग पैसा बैंकों में रखेंगे। अब इसके आप लाभ देखिए। पहला लाभ है कि आपको कैश रखने की जरूरत नहीं है, चोरी की संभावना नहीं है, ना करनी पड़ेगी, ना वो पैसा भी सुरक्षित रहेगा, बैंक में रहेगा, ब्याज भी मिलेगा। बैंकों के पास पैसे की संख्या बढ़ेगी, इस देश की उद्योग और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी। आज इस देश के अंदर हमें उधार लेकर सरकार का खर्चा चलाना पड़ता है। इस वर्ष भी 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया उधार लेती है सरकार, उस पर ब्याज देते हैं। अब सब लोग टैक्स देना शुरू कर दे तो इसकी आवश्यकता नहीं है। जो बेचारे गरीब गांव में रहते हैं, जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं जहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उसको सपोर्ट करना, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। वैसे तो हम देशभक्ति और सेना की बात करते हैं, लेकिन सुरक्षा के इक्विपमेंट के लिए कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते। अच्छा, यही बात, इस तरह की रिपोर्ट आने लगी कि अब पाकिस्तान ये तय करने में लगा हुआ है जो काउंटरफेट करेंसी है उसे किस तरीके से जो 100 रुपए के नोट है उन्हें भी किया जाए। तो मैं दोबारा उस सवाल पर आना चाहूंगी कि हमने क्या इसे नकल प्रूफ किया है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सिक्योरिटी फीचर्स इसमें डालता है, हाँ, वो हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हैं। इसका एक और लाभ मैं एक आपको बताऊं, एक तो केवल टैक्स इवेजन है, वो एक तकलीफ है।
उससे बड़ी तकलीफ है कि कैश करेंसी का क्राइम में प्रयोग होना, रिश्वत, ब्राइबरी, करप्शन, टेररिज्म, ये सारा टैक्स इवेजन के अलावा नारकोटिक्स, इसके अंदर प्रयोग होना, ये सारे कैश को जब स्क्वीज करते हैं हम, और ये जो 12% जीडीपी का कैश के रूप में घूमता है देश भर में, इसको जब आप नैरो डाउन करते हैं तो इस कैश अवेलेबिलिटी की भी संभावनाएं कम होती हैं, कैश जनरेशन की भी संभावनाएं हम कम करेंगे, और उधर इनकम टैक्स कानून के माध्यम से हम कैश एक्सपेंडिचर के ऊपर भी अंकुश लगा रहे हैं। तो इसलिए इस सरकार ने, मैं आज फिर चुनौती देता हूं, 1947 से आज तक कोई सरकार बता दे कि इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसने कोई ऐसे कदम उठाए हो। हमारा तो एक एक कदम उस दिशा के अंदर गया। तो अरुण जी, एक दिन सबको लगा, पॉलिटिकल पार्टीज को, आज मायावती कह रही हैं आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति है, मुलायम सिंह कह रहे हैं आम जनता की जेब पर आपने बोझ डाला है, अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी किया और उनका कहना है कि पीएम ने अपनी पार्टी के लोगों के पैसे तो सुरक्षित करवा दिए और अब स्विस बैंक में जिनके पैसे हैं उनके लिए आप क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक दल, उनका इसमें निजी स्वार्थ था, और स्वार्थ इसलिए था कि इस देश का एक दुर्भाग्य रहा है, और ये कोई पब्लिक सीक्रेट है, कि दुनिया का सबसे बड़ा हम लोकतंत्र हैं, लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग का एक तरीका जो था वो हमेशा कभी ट्रांसपेरेंट नहीं था। जब मैं कानून मंत्री था अटल जी की सरकार में, तो मैंने कंपनीज एक्ट में भी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी और इनकम टैक्स एक्ट में भी अमेंडमेंट किया था कि आप चेक से पार्टीज को पैसा दीजिए और उस चेक से जो पैसा देंगे टैक्स की छूट मिलेगी, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले, इंसेंटिव मिले। मैं मानता हूं कि अगर लॉजिकल कंक्लूजन तब आप जाएंगे कि जिनके पास पहले जाते थे कि भाई चुनाव में पैसा दीजिए, वो कहेगा भाई नहीं मेरे पास, मैं कहां से दूं, और वो कहेगा कि मैं मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से दूं, चेक है मेरे पास, आप चेक से ले जाइए। पंजाब उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका असर होगा आपको लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वहीं डरे हुए हैं। अगर इसमें कुछ खर्चा कम हो जाता है तो मैं सोचता हूँ एक बड़ा कदम। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके लिए ये पॉलिटिकल रिस्क भी एक लेकर आए, लोग अगर इनकन्वीनियंस हुए हैं 2 महीनों तक? मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से जब फाइनल हम निर्णय इंप्लीमेंट कर रहे थे, एक वाक्य सुना कि मुझे इसकी राजनीति के लाभ या नुकसान को नहीं देखना, ये सोचकर आप चले और हैं। मुझे मेरे स्वभाव में कि मैं केवल एक अनइवेंटफुल टेन्योर अपना बिताकर चला जाऊं कि इतनी फाइल मैंने क्लियर कर दी और इतने पुल उद्घाटन कर दिए, मेरा स्वभाव वो नहीं है। अगर इस निर्णय से देश के स्वभाव और जीवन पे असर पड़ता है तो मैं वो निर्णय लूंगा, उसका परिणाम कुछ भी हो। जो बाहर वाला ब्लैक मनी है, जिसे खासकर राहुल गांधी ने कहा कि ये देखिए, वो उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिसने कुछ किया ही नहीं, तो उनका तो जो मॉरल स्टैंडिंग है इस पे बहुत पुअर है। अगला प्रहार लेकिन बाहर होगा। देखिए, पहले से भी हो रहा है, जितने लोगों ने HSBC और इस सब में खाते रखे थे, सब पे प्रोसिक्यूशन चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 2017 तक जब जितने भी ये G20 देशों के इनिशिएटिव हैं कि ये फॉरेन ट्रांजैक्शंस पे जब ट्रांसपेरेंसी हटेगी और रियल टाइम इंफॉर्मेशन आनी शुरू होगी, तो जैसे पनामा पेपर्स में जानकारी आई, ये जानकारियां और सबूत जब आएंगे, अब तो स्विट्जरलैंड भी कोऑपरेशन की गुहार कर रहा है, तो बहुत लोगों के केसेस सामने आएंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दरअसल ये सबकी साझेदारी का ही कदम है, और अभी एक्चुअली जो लोग हैं वो साझा जिम्मेदारी उठा ही रहे हैं, उन लंबी लंबी कतारों में लग के। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।